अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते किस तरह से हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो चलें प्रॉपर्ली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास जिस तरह से बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये हमें क्या बताती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट इन बैलेंस शीट बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ फ्यूचर इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश that has been recorded on the credit. Therefore, cash is not the same as net income. ठीक है? Which on the income statement balance sheet includes cash sales and sales made on credit. Cash flow statement basically क्या चीज़ है? Cash flow statement एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में बताया जाता है. The statement of cash flow is a financial statement that summarizes the amount of cash and cash equivalents entering एंड लीविंग अ कंपनी. ठीक है, कितना कैश इंटर हो रहा है कंपनी में, कितना कैश जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, वो लेफ्ट हो रहा है कंपनी से. तो ये चीज़ें जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है, अब स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. ये तीन एक्टिविटीज़ जो है ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कैश फ्लो का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल इसी तरह से है. आगे अभी एग्जांपल में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह का होता है. लेकिन ये तीन बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं. ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज on the cash flow statement include any sources and uses of cash from business activities. ठीक है, in other words it reflect how much cash is generated from a company's products or services. तो क्या मतलब हुआ कि हमारी जितनी सेल्स हुई हैं, जितनी सर्विसेज ऑफर की हैं कंपनी में, उनसे इनफ्लो कितना हुआ और फिर आउटफ्लो जो है वो कितना हुआ. अब कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग हो सकती है? रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट जब आप करते हैं तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है. इनकम टैक्स की पेमेंट, पेमेंट मेड टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शन, यानी जो मटेरियल, जो लेबर का खर्चा होता है तो वो हम इसमें डालते हैं. सैलरी एंड वेज पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज, जो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस जिसको हम कह सकते हैं, रेंट पेमेंट्स और एनी अदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालते हैं. कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ. ये फार्मूला आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस. अब नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की. फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन हो गया, तो डिप्रिसिएशन तो वेयर एंड टियर ऑफ द एसेट है ना, उसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते. माइनस हम इसमें से करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड एनी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश फ्रॉम अ कंपनीज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है कि जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. जैसे अब फार्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू परचेज और सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट. अगर परचेज ऑफ एसेट होगा तो ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो होगा, और अगर सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट होगा तो वो क्या होगा, वो कैश इनफ्लो में आएगा. प्लस हम इसमें करेंगे परचेज और सेल ऑफ अदर बिजनेसेस. ठीक है, प्लस परचेज और सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उसमें कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउट हुआ, वो चीज़ें हम सारी रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. इसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, दैट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. Cash from financing activities include the sources of cash from investors or banks, as well as the uses of cash paid to shareholders,
payment of dividends, payment for stock repurchases, and the repayment of debt, principal यानी loan and included in this category. जो प्रिंसिपल लोन होता है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डालते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट तो हमने देख लिया है कि उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालेंगे, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू इशू और रीपरचेज इक्विटी। अब देखें, इशू ऑफ द इक्विटी से क्या होगा, आपके पास कैश इनफ्लो होगा। रीपरचेज ऑफ इक्विटी से क्या होगा, आपका कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। इसी तरह से इशू एंड रीपरचेज ऑफ डेट प्लस डिविडेंड पेमेंट एंड अदर आइटम्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो ये 3 एक्टिविटीज जो हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। A cash flow statement is a valuable measure of strength. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं? Because it is a measure of strength, profitability and long term future outlook for a company. जब कोई इन्वेस्टर देखता है, वो इंटरेस्टेड होता है इन्वेस्टमेंट में, तो वो क्या चीज़ें देखता है? वो कंपनी की स्ट्रेंथ को देखता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है, वो देखता है कि फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी क्या है। So the cash flow statement can help determine whether a company has enough liquidity or cash to pay its expenses. A company can use a cash flow statement to predict future cash flow, which helps with matters of budgeting. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी है। बाय स्टडीइंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टर कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ मच कैश अ कंपनी जनरेट्स and gain a solid understanding of the financial well-being of the company. कंपनी में कितना पैसा आया ऑपरेटिंग से, कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने, कितनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, तो ये आपको एज अ होल एक जो है वो आउटकम बता देता है बिजनेस ऑपरेशंस का, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात आती है तो एक हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो इज calculated by making certain adjustment to net income by adding or subtracting differences in revenue, expenses and credit transaction resulting from transaction that occur from one period to the next. अभी इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको एडजस्टमेंट भी बताऊंगी, एक एग्जांपल जो है वो मैं सॉल्व करूंगी, उससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है किस तरह से प्रिपेयर होता है, ठीक है। अच्छा, as a result there are two methods of calculating cash flow, the direct method and the indirect method. अब डायरेक्ट कैश फ्लो मेथड में क्या होता है, the direct method adds up all the various types of cash payments and receipts including cash paid to supplier, cash receipts from customer and cash paid out in salaries वगैरह जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारे के सारे हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को डायरेक्टली यहाँ पे बताते हैं। These figures are calculated by using the beginning and ending balances of a variety of business accounts and examining the net decrease or increase in the accounts. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, तो ऑब्वियसली आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें आपके जितने इनकमिंग कैश है, कैश इनफ्लो है, उसको ऐड करेंगे, कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या ये बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है या ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड में क्या होता है, विद इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट टेकिंग द नेट इनकम ऑफ अ कंपनी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। यानी नेट इनकम ली जाती है कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट से, ये थोड़ा सा उस मेथड से डिफरेंट है। वहां पे तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिर लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो आउटफ्लो चेक करते हैं। जो इनडायरेक्ट मेथड है वो हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों मेथड्स में करवाऊंगी, सो स्टे ट्यून टू द चैनल। अच्छा, net income is not an accurate representation of net cash flow from operating activities, so it becomes necessary to adjust EBIT, earning before income tax, for items that affect net income even though no actual cash has yet been received or paid against them. The indirect method also makes adjustment to add back non-operating activities that do not affect a company's operating cash flow. यहाँ पे बेसिकली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने एलिमेंट्स हैं उसको थ्योरेटिकली आप समझ लें, कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर लें, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बनती है। यहाँ पे मैंने वैसे ही एग्जांपल के तौर पे आपको जो है वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इनडायरेक्ट मेथड से बनी है वो आपको यहाँ पे
दिखा दी है। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा फॉर्मेट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो डिस्कस करनी है वो ये है कि डिप्रिसिएशन या इस किस्म के जितने भी अकाउंट रिसीवेबल, इस तरह के जो एसेट्स होते हैं, इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो depreciation is not really a cash expense. It is an amount that is deducted from the total value of an asset that has previously been accounted for. That is why it is added back into the net earnings for calculating cash flow. Changes in the account receivable on the balance sheet from one accounting period to the next must also be reflected in cash flow. If account receivable decreases, obviously account receivable हमें क्या बताता है कि हमें इतना पैसा मिलेगा। अगर account receivable decrease हुआ है, it means कि हमें कैश मिला है। ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट रिसीवेबल की जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है, तो वो हमें क्या बताएगा कि हमने बहुत सारी पेमेंट्स अभी रिसीव करनी है। ठीक हो गया, तो ये हमें कैश का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है। इसके अलावा देखिए इन्वेंट्री, तो an increase in inventory on the other hand signals that a company has spent more money to purchase more raw material. If the inventories was paid with the cash, the increase in the value of inventory is deducted from the net earnings. A decrease in inventory would be added to net earnings. If inventory was purchased on credit, an increase in accounts payable would occur on the balance sheet. ठीक है, वही चीजें हैं कि इन्वेंट्री जब क्रेडिट पे परचेज होगी तो उसका इतना इफेक्ट कैश फ्लो पे नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली अगर कैश परचेजेस होंगी इन्वेंट्री की तो उसका इफेक्ट आएगा कैश फ्लो पे। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज हुई है तो उतना जो है वो कैश आउटफ्लो हमें बताएगा। ठीक है, द सेम लॉजिक होल्ड्स ट्रू फॉर टैक्स पेबल, सैलरी पेबल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। यानी जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे जज करेंगे इसको कि क्या इसकी वजह से कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव कैश फ्लो वर्सेस पॉजिटिव कैश फ्लो। अब व्हाट इज नेगेटिव कैश फ्लो? ठीक है, व्हेन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज अ नेगेटिव नंबर एट द एंड, दैट मीन्स यू लॉस्ट कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यू हैव नेगेटिव कैश फ्लो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये आपको कोई बुरा सिग्नल नहीं दे रहा, मे बी के नेगेटिव कैश फ्लो इस वजह से हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत किए हो, कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो अडॉप्ट किया हो। इसके अलावा जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रीन सिग्नल करे कि हाँ भाई कंपनी बहुत अच्छी जा रही है। मे बी कि कुछ ऐसा हो कि जो लोन्स हैं वो लिए हो कंपनी ने, या कोई ऐसी जो लोन लिया हो या कोई लिक्विडिटी पे उनके फ़र्क पड़ा हो, तो वो भी आपको पॉजिटिव कैश फ्लो बता सकता है। ठीक है, ये लास्ट में मैंने एक एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट की दी है। इस किस्म का कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें हम सारा जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखें कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो हमारे पास टोटल कैश रिसीट आया। उसके बाद पेमेंट कितनी हुई है टू सप्लायर्स, टू एम्प्लॉयज़, फॉर इंटरेस्ट, फॉर इनकम टैक्स, तो नेट कैश पेमेंट आई। अब देखिए जो रिसीट है उसमें से हम पेमेंट को माइनस कर देंगे तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए भी होगा कि एक्विजिशन ऑफ प्लांट एसेट, तो जाहिर है हमने एसेट खरीदा है तो कैश हमसे चला गया है। इसी तरह से हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी निकाल लेंगे, और इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी होंगी कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, अगर स्टॉक इशू किया है कंपनी ने तो उनको कैश रिसीव हो गया है। ठीक है, इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो अगेन कैश रिसीव हो गया है। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ऑब्वियसली कैश हमसे चला गया क्योंकि हम पे डेट था जो कि हमने पेमेंट कर दी है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, तो अगेन कैश आउटफ्लो है। और इस तरह से हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया। ठीक है, और इसको हम एट द एंड नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें आप देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ते हैं और किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल